नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग सेंटेंस की टाइप्स पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस की टाइप्स का दो जगह आपके क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंस होगा। एक तो जब आप नरेशंस के क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा हमें नरेशंस ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन कॉमन एरर के पर्सपेक्टिव से हमें नरेशन थोड़ा समझना पड़ेगा। दूसरा, नरेशन दो थॉट्स को कनेक्ट भी करता है आपस में, तो थोड़ा सा राइटिंग में भी नरेशन का रोल होता है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ब्रीफली हम ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं, इनके क्या यूसेज हैं। इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जो ग्रामर के मल्टीपल पॉइंट्स को छूता हुआ निकलता है। वो आगे आपके कॉमन एरर में या ग्रामर के जो भी पॉइंट्स है उसमें बड़ा रोल उसका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम समझते हैं इनको, क्योंकि जब हम नरेशंस पढ़ रहे होंगे तो वापस गोइंग बैक टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेंटेंस में जाना इज वर्थलेस। फिर वो आपकी मेमोरी में गैप भी पैदा करता है। अभी तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले हमने पढ़ा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, फिर आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो पहले टाइप के सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपको डिक्लेयर करते हैं, एसर्ट करते हैं, जिनको डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं हम लोग। दूसरी टाइप के जो हमारे सेंटेंस है जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। तीसरे में हम एक्सक्लेम करते हैं जिसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। सरप्राइज का या अचंभे का बोध होने वाले सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, आपको लगता है कोई अर्जेंसी है, वो चीज होना जरूरी है, तो उसके लिए या तो आप कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप चुनाव करते हैं एक विशेष थॉट का दूसरे के लिए या अपने लिए, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिसमें आपकी ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं, बददुआएं हैं, कर्सेज हैं, ग्रीटिंग्स हैं, किसी को आप प्रेरणा दे रहे हैं, वो भी इसके तहत आ जाती हैं। तो चलिए, पहला हमारा जो है वो है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस में हम कुछ असर्ट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं। या तो वो कोई स्टेटमेंट हो सकता है, या हमारे मन में उठा कोई भाव या विचार, फीलिंग हमारी हो सकती है, या पहले की कोई घटना है, इवेंट पहले हुई थी कभी, नाउ आई एम रिकॉलिंग इट, और मुझे लग रहा है आगे भविष्य में हो सकती है, उस इवेंट का जिक्र मैं करूंगा। कोई इंसिडेंट है, कोई ओपिनियन है। ओपिनियंस हमारी राय मशवरे जो हम रखते हैं किसी भी चीज पे, इनको हम सेफली दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम कहते हैं कि हाँ, जो भी कोई कह रहा है या मैं कह रहा हूं उसको मैं स्वीकार करता हूं, अफर्म करता हूं, मैं पॉजिटिवली कहता हूं और मैं ट्रुथ को वैलिडेट करता हूं, हाँ ऐसा है। दूसरे में मैं किसी भी ट्रुथ को नेगेट या फॉल्सिफाई करता हूं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। तो अफर्म का मतलब जो होता है वो पॉजिटिव रूप से किसी चीज को कहना होता है, ऐसा है। स्वीकार भाव होता है इसमें, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इजीली स्वीकार भाव है, स्वीकार्य है कोई चीज आपको। और इसमें हम देते हैं नकार भाव। अब नकार देते हैं सिरे से किसी चीज को, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये तो हमारा टेक्निकल क्लासिफिकेशन है दोनों पार्ट का। लेकिन यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जब भी आप एफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं तो सेंटेंस की टाइप के बजाय उसके जो मूल भाव है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये कहता है ही इज गोइंग आउट टुडे, बाहर जा रहा है, एक नॉर्मल बात आप लोग कह रहे हैं। फिर दे वर फूल्स, आप उनके मूर्ख होने की सत्यता को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे को मूर्ख कहना बात कोई अच्छी तो नहीं है। तो इसलिए सेंटेंस भले ही अफर्मेटिव है लेकिन इसका मूल भाव नकारात्मक है। दूसरा है आपका ही हैज बीन अ ग्रेट फ्रेंड, तो वो हमेशा से एक अच्छा, बहुत बेहतरीन दोस्त रहा है। तो आप किसी बात को स्वीकार कर रहे हैं और बात पॉजिटिव भी है, किसी का अच्छा दोस्त होना बहुत ही पॉजिटिव बात है। दूसरी तरफ आप कहते हैं ही इज नॉट गोइंग आउट टुडे, आप सामान्य बात है, कोई भाव नहीं है, नकार है, एक सूचना दे रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं दे वर नॉट फूल्स, वो मूर्ख नहीं थे, दे वर स्मार्ट पीपल। तो उनके मूर्ख ना होने को या उनके मूर्ख होने को आप नकार रहे हैं, उनके स्मार्ट होने को आप स्वीकार कर रहे हैं। तो सेंटेंस तो नेगेटिव है क्योंकि आपने नोट का प्रयोग किया है, लेकिन सेंटेंस का मूल भाव पॉजिटिव। अगला है ही हैजंट बीन अ गुड फ्रेंड, सेंटेंस भी नेगेटिव है, मूल भाव भी नेगेटिव। तो कहने का अर्थ ये है कि सेंटेंस अगर एफर्मेटिव है तो जरूरी नहीं है उसमें हमेशा स्वीकार भाव के ही सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव मीनिंग देने वाले ही सेंटेंस होंगे। और अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि उसमें हमेशा सेंटेंस
नेगेटिव भाव देने वाले ही होंगे। ये डिपेंड करता है कि हम मूल भाव क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उस पर निर्भर करता है। अगले हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की खास बात ये होती है कि ये दो तरह के होते हैं। पहले वाले वो होते हैं जो एचवी या एवी से शुरू होते हैं। एचवी हेल्पिंग वर्ब होता है, एवी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। थोड़ा सा इस शब्द को समझ लीजिए गोइंग अहेड। आपके दिमाग में अगर कोई गैप रह जाता है तो उसके बारे में स्वाभाविक रूप से आपके दिमाग में कोई ना कोई डाउट रह जाता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया का ही दूसरा नाम है। तो जो आपने भूगोल पढ़ी है, जियोग्राफी पढ़ी है, उसमें आपने जरूर आपने नदियों के बारे में पढ़ा है, तो ऑक्सिलरीज एंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा होगा। तो वो सहायक नदियां होती हैं, उन्हीं को ही ऑक्सिलरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं जो जो नदियों से ही छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, तो इनको हम ऑक्सिलरीज या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो इस तरीके शब्द से आप वाकिफ हैं, क्योंकि मूल रूप से ग्रामर में यही शब्द प्रयोग होता है। दुनिया भर के जितने भी ग्रामर हैं, हमें शायद इंडियंस को शुरू में इसको प्रोनाउंस करने में, लिखने में दिक्कत हुई होगी संभावित रूप से। तो हमने एक सिंपलर वर्जन इसका पकड़ लिया, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। बोलने में थोड़ा आसान है, मीनिंग भी वही दे रहा है, तो इसको हमने यूज करना शुरू कर दिया। तो स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो हम पहले बोलते हैं आर यू ऑल राइट। तो हम पूछते हैं कि आप ठीक हैं। सामान्य आप जिज्ञासा वैसे सा पूछ रहे हैं। याद रखिएगा, बिना भाव के कोई भी विचार संभव नहीं है। हमारे दिमाग में पहले कोई भाव होता है, इमोशन होता है, उसके पीछे हम शब्दों का चुनाव करते हैं, और कई बार भाव को ढकने के लिए भी हम बातें बोलते हैं। तो मूल भाव हमेशा शब्दों से अलग ही होता है, जनरली हमने देखा है। आर यू ऑल राइट, तो मैं पूछ रहा हूं, मुझे थोड़ी कंसर्न है, किसी की चिंता है, तो यहाँ पे चिंता का भाव है कि आप ठीक हैं। हैव यू सीन हिम समवेयर, आपने कहीं उसको देखा है। आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं ढूंढ रहा हूं किसी को। तो मेरा जो भाव है वो ढूंढने का है। डू यू फील बैड अबाउट इट, तुम्हें बुरा लगा क्या। सो आई एम अ बिट डाउटफुल, आई थिंक यू फेल्ट बैड अबाउट इट, सो आई एम जस्ट आस्किंग इट। And then you have second type of questions which begin with WH words. So the WH word के साथ जो शुरू होते हैं, उनमें भी स्ट्रक्चर वही होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होता है। तो यहां पे भी हमारा एक सेंटेंस का भाव होगा ही होगा। सो जैसे पहले लिखा है व्हाट कैन बी डू। व्हाट कैन बी डू का मतलब हम क्या कर सकते हैं। तो यहां पे ये एक डिजेक्शन का भाव दे रहा है, निराशा का भाव दे रहा है, डिफीटेड फील कर रहा आदमी कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसको आप नेगेटिव में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे वी कांट डू एनीथिंग। तो कुछ एग्जाम्स होते हैं आरपीएससी के या राजस्थान में जो हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनके लिए, उनमें एक सेक्शन आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। उसमें इन्हीं चीजों का आधार बना के हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इंटेरोगेटिव से नेगेटिव में, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव से एफर्मेटिव में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट कैन वी डू कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वी कैन नॉट डू एनीथिंग और वी कैन डू नथिंग। तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पे एक निराशा का भाव अभिव्यक्त करता है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप समझते क्यों नहीं है। यहाँ पे बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया आपको समझाते समझाते, तो कहता आप समझते क्यों नहीं। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन का भाव है। हाउ कैन यू डू इट टू मी, या हाउ कैन यू डू इट, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो। यहाँ पे डिसबिलीफ का भाव है, मीन्स यू कांट डू एनीथिंग या यू कांट डू समथिंग लाइक दिस, आपको कुछ ऐसा नहीं कर सकते। तो यू कांट डू इट टू मी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये बंदा डिसबिलीफ के भाव से ऐसा बोल रहा है। तो सेंटेंस का टाइप कोई भी हो, उसके पीछे का एक भाव होता है। उस भाव के हिसाब से जब हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमारे एग्जाम में स्कोर हाई जाने की संभावना रहती है। आपके आरएस में इससे कोई सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट फिर भी ये स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका हमेशा जो पॉसिबल आंसर होता है वो यस या नो में होता है, इसलिए इनको क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं। इनका आंसर हमेशा डिटेल्ड होगा, कोई ना कोई आपको कारण, जगह, इनके बारे में कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस।
ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें आपको कुछ डिटेल देनी होती है। तो कई ग्रामर की बुक्स में आपको क्लोज एंडेड ओपन एंडेड क्वेश्चंस का जिक्र भी मिल सकता है। जहां पे खासकर इंटरव्यूज होते हैं इंटरनेशनल एग्जाम्स के, वहां पे इसका बड़ा रोल होता है इस टर्मिनोलॉजी का। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन नाम की कोई चिड़िया होती है। फिर इसी से निकल के आया है कि जब भी हम किसी सेंटेंस को उल्टा लिखते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, तो उसको इन्वर्जन कहते हैं। तो यहां पे हमारे सामने कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन आता है। तो इसकी परिभाषा सिंपल सी है, पुटिंग एचवी और एवी बिफोर सब्जेक्ट। जैसे एचवी एवी प्लस सब्जेक्ट प्लस आगे कुछ भी हो, तो एचवी एवी को, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया जाना इन्वर्जन कहलाता है। ये पूरी ग्रामर में तो मैं क्या कहूं, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में ये 3 जगह यूज होता है। जैसे पहला आपका होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे इज ही हियर, वो यहां पर है क्या, तो यहां पे आप देखेंगे एंड में क्वेश्चन मार्क भी है यहां पे। दूसरा ये होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में, तीनों टाइप में होता है। मैंने टाइप 2 का एक एग्जांपल दिया है आपको। इफ आई वर यू को हमने उल्टा लिखा है, तो इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते थे, इफ आई वर यू। तो इसको हमने लिख दिया, वर आई यू आई श्योरली वुड डू इट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पक्का करता। तो ये इस तरीके से इन्वर्जन होता है। बट याद रखिएगा, जिस पार्ट में हम कंडीशन रखते हैं उसमें इन्वर्जन तीनों टाइप में होता है और एंड में फुल स्टॉप आता है। तो इस बात में यहां पे ये चीज भी ध्यान देने योग्य है, कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता, लेकिन क्वेश्चन मार्क हमेशा तभी आएगा जब नॉन कंडीशनल में क्वेश्चन पूछा गया हो, प्रिंसिपल क्लोज में क्वेश्चन पूछा गया हो, तभी हम ऐसा करेंगे। कभी भी इसके इनवर्स में आने से या इसमें इन्वर्जन होने से, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आने से कभी भी यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। तो कंडीशनल सेंटेंसेस की एक छोटी सी भी क्लास लूंगा, क्योंकि उसमें भी कई बार कॉमन एरर आ जाता है। तो उसमें एक ही क्लास होती है 15-20 मिनट की, उसमें ये चीज मैं क्लियर कर दूंगा फर्दर आगे। तीसरी तरह की, जब नेगेटिव एडवर्ब्स को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तब भी ऐसा किया जाता है। नेगेटिव एडवर्ब खासकर फ्रीक्वेंसी में बहुत आती है, नेवर, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली। ओनली भी ऐसी अगर एडवर्ब के तौर पे होता है और उसके साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब आ जाती है, ओनली बाय, ओनली व्हेन, ओनली देन। ओनली अकेला हो तो नहीं आता, इसकी डिटेल हम एडवर्ब में पढ़ेंगे। ये बहुत एक फर्टाइल एरिया होता है जहां से कॉमन एरर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनाए जाते हैं। सो अगर आई ये सिंपल लिखा होता, आई नेवर मेट हिम, आई नेवर मेट हिम अगेन, जो भी आगे आप लिखना चाहें, तो इस तरीके से अगर हम नेवर को वर्ब के पास रखते तो कभी ऐसा नहीं होता, इन्वर्जन नहीं होता। लेकिन इसको बिगिनिंग में रखते हैं सेंटेंस के, तो दो बातें हो जाती हैं। जैसे हम इसको बिगिनिंग में रखते हैं तो एक तो बात पे जोर देने के लिए ऐसा करते हैं, जैसे मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिला, नॉर्मली कह रहा हूं, लेकिन कोई इंसिस्ट करता नहीं तो मिला है, तो आप बोलोगे भाई मैं दोबारा नहीं मिला, तब आप इंग्लिश में बोलेंगे नेवर डिड आई मीट हिम अगेन, नेवर डिड आई। तो यहां पे नेवर अगर बिगिनिंग में रखेंगे तो आपको इस सेंटेंस को इन्वर्जन में रखना पड़ेगा। क्योंकि मेट आपका पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो उसमें पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। तो वी विल पुट इट दिस वे, नेवर डिड आई मीट। ऐसा हम चीजों को एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। तो ये इन्वर्जन है कॉन्सेप्ट का, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं, इसकी डिटेल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसीलिए मैंने एक बार आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाना उचित समझा, जहां पे हम हर चीज को एक बार देख लेंगे। फिर अगले जो आते हैं सेंटेंसेस, वो आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में दो होते हैं, बिगिनिंग विद इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ेंगे। विस्मय बोधक शब्द होते हैं ये, जैसे बिंगो है, ओ डियर है, अलास है, ओ गॉड है, फिफी है,
फाई फाई भी जिसको कह देते हैं कई बार, जिसको हिंदी में हम छी छी कहते हैं। तो ये विस्मय बोधक शब्द भी होते हैं और विस्मय बोधक चिन्ह भी होता है। तो विस्मय बोधक चिन्ह तो ये रहे आपके, जो हम पढ़ते हैं ग्रामर में, हिंदी में भी पढ़ते हैं। और इंटरजेक्शन होते हैं विस्मय बोधक शब्द, जो ये वाले हैं। बिंगो, नाउ यू अंडरस्टैंड इट। जब कोई काफी देर के बाद आपकी खोपड़ी में बत्ती जलती है, उसके लिए बिंगो शब्द का यूज करते हैं। ओ डियर इज सो ग्रॉस, बहुत बुरा है ये, तो ओ डियर का यूज करते हैं। अलास सैडनेस के लिए यूज होता है, अलास वी लॉस्ट देम। दूसरी तरह के वो होते हैं जो व्हाट है, सो है, सच है, हाउ है, ये शुरू होते हैं। इनमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका रेफरेंस आएगा एक बार आर्टिकल्स में, क्योंकि आर्टिकल्स में अपवाद में इनका ज्यादा प्रयोग होता है। आर्टिकल्स के जो बेसिक फंडामेंटल रूल है उसमें अपवाद में यही चीज दोबारा निकल के आएगी आपके सामने। ये किए सेम, इनके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। इन्हीं पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आगे चल के, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो है हमारा आर्टिकल के नियम थोड़े से चेंज हो जाते हैं, जो हम आर्टिकल्स में पढ़ेंगे। व्हाट अ मैन ही इज, क्या गजब का आदमी। सच अ डेंजरस आइडिया इट वाज, तो ये वाले जो हैं ये हमारे पास जो है वो एक्सक्लेमेशन का भाव, हमारा सरप्राइज का बोध हमें कराते हैं। सच अ डेंजरस आइडिया इट वाज। जैसे देखिए इसमें एक चीज आप नोटिस करेंगे, अगर ये प्रेजेंट में होगा तो मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब ब्रैकेट में रखा है, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर ये प्रेजेंट में होगी तो अक्सर आपको सेंटेंस यहीं तक मिलेगा, यहां पे आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाएगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना लिखा हो तो इसका मतलब वो किसका है, प्रेजेंट का है। ये पॉइंट पे आपको याद रखना है, ये काम में आता है हमारे अपने नरेशंस में, क्योंकि नरेशंस में अगर यहीं तक ही आ गया तो वर्ब जब चेंज करेंगे तो हमें इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि भैया ये प्रेजेंट का है। अगर कोई भी एक्सक्लेमेटरी आइडिया अगर पास्ट में और फ्यूचर में दिया हो तो उसमें डेफिनेटली आपके सामने सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा होगा 100%, कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। तो सच अ डेंजरस आइडिया इट वाज, हाउ डिस्गस्टिंग अ फीलिंग इट विल बी, तो इन दोनों पे हमें ध्यान देना है। तो जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं जो आगे काम में आने वाले हैं उनका थोड़ा थोड़ा रेफरेंस मैं आपको यहां दे रहा हूं। फिर है आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एंटिटी एटसेट्रा का बोध कराते हैं। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। चूंकि एक सिद्धांत तो ये कहता है कि बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस संभव नहीं है, चूंकि इसमें ऑर्डर भी हम सामने वाले को देते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट सब सेकंड पर्सन से करते हैं जो कि यू होता है, इसलिए हम सब्जेक्ट के तौर पे यू को लिखते नहीं है, ऑब्वियस होता है, हिडन रहता है, तो इसलिए आपको इसमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। आप जैसे प्लीज यू सिट डाउन, तो इसमें कई तरह के भाव हैं। ऑर्डर आदेश होता है, कोई भी हमारे घर में बड़े हैं, माता पिता हैं, वो हमें दे सकते हैं, ऑफिस में तो हमारे सीनियर्स हमें दे सकते हैं। कमांड आदेश होता है जिसे टाला नहीं जा सकता, आर्मी वगैरह का। रिक्वेस्ट होते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई कुछ करे, दैट वी कॉल अ रिक्वेस्ट। एंटिटी, एंटिटी और रिक्वेस्ट में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एंटिटी होती है याचना, गरीबी का भाव होता है, टिपिकल, जैसे कहते हैं ना अल्लाह के नाम पे दे दे मर जाऊं ला, तो इसमें आपका आत्मसम्मान जीरो होता है, तो यहां पे इसको हम एंटिटी कहते हैं। यहां पे अगर इसको आप पढ़ेंगे, काइंडली सिट डाउन, ये दोनों ही रिक्वेस्ट मोड में कही गई बातें हैं। सी अ डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, आप डॉक्टर से मिलिए, तो यहां पे भाव एडवाइस का है, somebody is advising you to visit a doctor. Get out of here, आप किसी को कमांड कर रहे हैं वहां से निकल जाने के लिए, प्रोहिबिट कर रहे हैं, डोंट स्मोक हियर, प्लीज डोंट किल मी, ये रिक्वेस्ट नहीं है, प्लीज आते आप रिक्वेस्ट ना मान लें। डोंट किल मी, मुझे मत मारो, ये गिड़गिड़ा रहा है सामने वाला, है ना, तो इसमें प्लीडिंग का भाव है, यहां पे प्लीड कर रहा आदमी, प्लीड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये इतनी बड़ी बास्केट है, इसमें इतनी तरह के भाव होते हैं, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, ये बहुत से एरियाज को टच करते हुए चलते हैं। तो इसको जब नरेशन में बदलते हैं थोड़ा सा हमें सावधान रहना होता है कि मूल भाव को देख के ही हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगला जो आपका पार्ट है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। दिस वन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये बहुत इजी है।
ब्लेसिंग है, कर्स है, ग्रीटिंग्स है, एटसेट्रा है। तो इसमें मे गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव अवर लीडर, गो टू हेल्थ, बदुआ दे दी किसी ने, बेस्ट ऑफ लक। और आपने, अगर आप राजस्थान से आते हैं, खासकर अगर आप शेखावाटी एरिया से, मारवाड़ में भी शायद होता है, तो एक बड़ी ही फेमस, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग जो महिलाएं होती है वो आशीर्वाद देती हैं बहुओं को जब वो पाँव छूती हैं। बूढ़ी सीढ़ी हो, सपूती हो, बूढ़ सुहागन हो, तो वो जब पाँव दबाती हैं तो वो दे से समथिंग लाइक दैट। तो वो ब्लेसिंग है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं उनके, अपने टिपिकल मारवाड़ी वाले। तो आज की क्लास में ग्रामर में इतना ही। इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, वो मैं नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर उसमें कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उस एक्सरसाइज का एक छोटा सा वीडियो मैं डालूं तो भी आप कमेंट करके उसमें डाल दीजिए। एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना आपको, कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको पहचानना है आपको, आंसर उसी शीट में दिए होंगे ताकि आप अपना डाउट तुरंत क्लियर कर सकें। उसमें आपको ये देखना है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसमें आपको ज्यादा इसमें आपको परेशानी आने वाली है नहीं। तो ग्रामर में इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट पे जिसमें हम कॉमन वर्ड्स में आए। तो कॉमन वर्ड शुरू में आपको वही करवा रहा हूं जो रीडिंग के हिसाब से, फिर हम एंटोनिम सिनोनिम पे भी आएंगे। तो पहला है कंप्लीट। कंप्लीट के लिए कई बार वर्ड आता है फुलफिल करना या एकम्प्लिश करना, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, ये अक्सर आपके सामने आएगा। अगला वर्ड है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए कंसिस्टेंट आता है, परपीचुअल आता है, ये वर्ड बहुत कॉमन है परपीचुअल। ये एक दो बार एंटोनिम सिनोनिम में एग्जाम में पूछा जा चुका है। रिलेंटलेस है, ये भी पूछा जा चुका है। परसिस्टेंट भी पूछा जा चुका है, तीनों पूछे जा चुके हैं। जो लगातार बिना रुके कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसके लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। डेथ के लिए टेक्निकली आप ऑबिचुअरीज पढ़ते हैं, शोक संदेश पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, उसमें भी डेमाइज शब्द का प्रयोग होता है। डेथ के लिए डेमाइज यूफेमिज्म है, जिसमें हम कहते हैं कि स्वर्गवास या अंतकाल भी हम कह सकते हैं। अगला है डिस्कवरी। डिस्कवरी के लिए आता है ब्रेक थ्रू शब्द यूज होता है। एंड के लिए वर्ड यूज करते हैं टर्मिनेट। तो ये काफी टेक्निकल वर्ड्स हम कह सकते हैं जो यूज किए जाते हैं। फिर अगला वर्ड है आपका इक्वल टू। तो इक्वल टू आता है टेंटमाउंट टू, एकीन टू, किसी के बराबर होना, के समान होना, यानी कमेंसुरेट करना। कमेंसुरेट वर्ड मैंने कभी एग्जाम में नहीं देखा, लेकिन हाँ रीडिंग में बहुत ज्यादा आता है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है एंटिसिपेट करना। और फिर 8th नंबर पे आपका एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में होता है सिवियर या इंटेंस। सिवियर या इंटेंस दो शब्द आते हैं। सिवियर को हम कंफ्यूजिंग वर्ड में भी लेंगे क्योंकि इसमें 3 वर्ड हैं जो बहुत एक जैसे दिखाई देते हैं। एक पहला वर्ड है सिविया, सेवा, और सेवा ये बचाने वाला है, ये काटने पीटने वाला है, ये गंभीर है। तो तीनों अलग अलग वर्ड हैं। दूसरा होता है सेवा। सेवा का मतलब होता है कट जाना किसी धारदार हथियार से, हाथ वगैरह का, पांव वगैरह का। फिर अगला आता है फ्लड। फ्लड का मतलब डिल्यूज भी होता है, फ्लड का मतलब इनअंडेशन भी होता है। जब भी आप बारिश के सीजन में आएंगे तो आप जनरली फ्लड शब्द का प्रयोग कम ही देखेंगे। डिल्यूज देखेंगे, या आप देखेंगे द एंटायर एरिया इज अनइंडेटेड, मतलब फ्लडेड है। तो इनअंडेटेड का प्रयोग कर लेते हैं न्यूज़पेपर वाले। फिर आपका आता है गैदर। गैदर के लिए मस्टर, खासकर का साहस के लिए यूज करते हैं, मस्टर कैरेज, मस्टर करेज। कॉन्ग्रीगेट करना, असेंबल करना, ये काफी वर्ड जो हैं गैदरिंग के लिए, इकट्ठा होने के लिए आते हैं। ठीक है। कई बार आपको वर्ड लेकिन वो सम्मेलन की तरफ चला जाएगा, कॉन्ग्रीगेशन वगैरह वो नाउन हो जाता है, लेकिन वर्ब के तौर पे यही है। तो इससे वर्ड कॉन्ग्रीगेशन भी बनता है, कांग्रेस भी बनता है। कांग्रेस सम्मेलन होता है बेसिकली मूल रूप से, हालांकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, लेकिन कांग्रीगेशन का मतलब या कांग्रेस का मतलब सम्मेलन होता है, और कांग्रीगेशन का मतलब भीड़ का इकट्ठा होना होता है, जुड़ाव होता है लोगों का। तो ये आपके 10 शब्द हैं आज के क्विकली जो मैंने बताए हैं। फिर उसके बाद वर्ड्स आते हैं जो अक्सर हम जिनको कंफ्यूज कर जाते हैं। फिर आज हम 2 जोड़े वर्ड्स के पढ़ेंगे। पहला वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट जो वर्ड है उसका मतलब होता है अनुकूल बनना या नया रूप देना। टू फिट या टू माउल्ट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। तो यहां पे टू फिट
और टू ऑल्टर वन सेल्फ टू अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। तो यहाँ पे हमने है दे हैड टू अडाप्ट अवर प्लान टू फिट अवर टाइम टेबल। तो उनको हमारे जो प्लान थे उनको थोड़ा अडाप्ट करना पड़ा हमारे टाइम टेबल के हिसाब से फिट होने के लिए। फिर अगला वर्ड है अडॉप्ट। अडॉप्ट जो वर्ड है वो होता है अपनाना या गोद लेना। तो यहाँ पे दे अडॉप्टेड अ बेबी। अडॉप्ट का मतलब अपनाना भी होता है, तो इसको कई बार हम लोग यूज करते हैं, वी हैव अडॉप्टेड अ न्यू मेथड ऑफ स्टडी। तो हमने एक अडॉप्ट किया है, अपनाया है नया मेथड स्टडी का। तीसरा है वो है एडेप्ट। एडेप्ट वर्ड एडजेक्टिव होता है, गुणात्मक शब्द है। इसका अर्थ होता है कुशल या निपुण होना, कुशल या निपुण होना, दक्ष। ठीक है, तो एडेप्ट का एक उल्टा वर्ड आपको देखने को मिलेगा इनेप्ट, अनाड़ी होता है ये। एडेप्ट कुशल या निपुण होता है, इनेप्ट अनाड़ी होता है। शी इज वेरी एडेप्ट एट डीलिंग विद द मीडिया। और ये जितने भी वर्ड बने हैं एप्ट से बने हैं। एप्ट का मतलब होता है फिट, एप्ट का मतलब होता है फिट, और एप्ट का मतलब होता है टू चूज। इससे वर्ड बने हैं ऑप्ट है, ऑप्टिमाइज है। इससे बना है एप्ट, एप्टीट्यूड है। एप्ट एप्ट इटसेल्फ मींस फिट। तो एप्ट के लिए यूज वर्ड होता है एपीटी, 3 लेटर्स का वर्ड है, बहुत बार यूज होता है। तो वर्ड एप्टीट्यूड, इनएप्टीट्यूड इसी एप्ट से ही बने हैं। आप फिट हैं, आप जगह ले सकते हैं, नए रूप में ढल सकते हैं, तो आपके पास एप्टीट्यूड है उस चीज का। तो ये सारा खेल एप्टीट्यूड टेस्ट का ही चल रहा है। आप देख रहे हैं कि आरएस बनने के लिए आपका एप्टीट्यूड कैसा है, सारा कॉन्सेप्ट उसी का है। उसके बाद अगला पार्ट आता है आपका, जो वर्ड है वो है एडिशन। एडिशन में अ का साउंड आएगा, ए का नहीं। एडिशन एडिशन होता है आपका बढ़ोतरी, जुड़ाव, कोई बाहर से कोई चीज आके जुड़ गई है। जोड़ बाकी गुणा भाग में भी एडिशन करते हैं हम लोग। द न्यू मॉडल इज द लेटेस्ट एडिशन टू अवर प्रोडक्ट रेंज। नया नया जुड़ा है। अब देखिए लेटेस्ट जो है ना, एडिशन की जब बात हो तो नया कोई चीज आके जुड़ी है। एडिशन जब हो, एडिशन जो होता है वो आपका संस्करण होता है, ये खासकर मैगजीन का, न्यूज़पेपर का। फिर वही मैंने आपको बताया था, इसी से वर्ड बना है एडिटोरियल। जो एडिटर आपका है उसी से वर्ड बना है एडिशन, एडिटोरियल, एडिट। एडिट वर्ड से बने हैं सारे के सारे। तो ये हमारे वर्ड की फैमिली है। तो हालिया जो संस्करण है मैगजीन का वो बहुत गजब का है, वंडरफुल है। तो लेटेस्ट होता है हालिया, जो हाल ही में जो नवीनतम आया है उसकी हम बात करते हैं। उसके बाद आपके आते हैं फ्रेजल वर्ब्स। यहां से हम एक नई कैटेगरी शुरू कर रहे हैं, हम ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स को अलग अलग लेके चल रहे हैं। तो हमारी फ्रेजल वर्ब, पहली फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अवे। अवे का मतलब दूर, ब्रेक का मतलब टूटना। तो अलग हो जाना, दूर चले जाना, बच निकलना, स्केप हो जाना प्रिजन वगैरह से, वो भी आता है। तो इसको जब आप अंडरलाइन करेंगे तो इसको few members of mainstream political party broke away and formed their own more radical party। ज्यादा ही रेडिकल पार्टी जो है उन्होंने बना ली है। अब देखिए यहाँ पे ये ब्रेक अवे शब्द, यहाँ पे सावधान रहना है हमें। तो ब्रेक अवे एडजेक्टिव के तौर पे भी होता है, कंपाउंड वर्ड के तौर पे। ये मैंने नहीं डाला नोट्स में, लेकिन होता है, मैंने बहुत बार इसको देखा है, बाद में दिमाग में आया है मेरे अभी। तो ये कई बार ब्रेक अवे एडजेक्टिव के तौर पे भी आता है, और ये आता है ब्रेक अवे फैक्शन। मैं इसको फैक्शन शब्द को दूसरी जगह लिख रहा हूं, तो हम इसको देखेंगे कि ये ब्रेक अवे फैक्शन होता है। ब्रेक अवे फैक्शन। देखिए फैक्शन जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, इससे से वर्ड बना है फैक्शनलिज्म। अगर आप पॉलिटिक्स पे कोई लिखें तो फैक्शन और फैक्शनलिज्म शब्द को आपको बहुत, कॉलिशन पॉलिटिक्स में खासकर फैक्शन और फैक्शनलिज्म का शब्द का बड़ा रोल है। तो ऐसे शब्दों को पकड़ना शुरू कर दें। आपको मैं ज्यादातर शब्द वही मैं बताने वाला हूं जो राइटिंग में आगे काम आएंगे।
तो फैक्शन का मतलब होता है गुटिया धड़ा। ब्रेक अवे फैक्शन वो होता है जो टूट के अलग हुआ हुआ धड़ा है, ये कॉमन होता है। और अगर आप इस शब्द को देखिए, आप अगर टेररिज्म पे आप लिखते हैं, जैसे अभी हमारा जो हमला हुआ है JNK में टूरिस्ट पे, 26 टूरिस्ट उन्होंने मार दिए गोली मार के, तो वहां पे जो एक फैक्शन है लश्कर तोयबा का, उसी का नाम आ रहा है उसमें, इसको TRF कहते हैं। हालांकि TRF शब्द को यूएनओ में, जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का चार्टर है, उसमें नहीं डालने दिया बिग पावर्स ने। कहाँ डिप्लोमेटिक चूक हुई आई डोंट नो। उसकी जगह जैश ए मोहम्मद डाला है, जो कि होम ग्रोन टेररिस्ट है, ग्रुप बताते हैं इंडिया का। जैसे जैश ए मोहम्मद हालांकि आजकल एग्जिस्ट नहीं करता। बट एनीवेज कमिंग बैक टू दिस, ब्रेक अवे फैक्शन जो है वो बेसिकली वो गुटिया धड़ा होता है जो टूट के अलग हो गया है। एंड दूसरा एस्केप के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम एस्केप वर्ड को यूज कर सकते हैं इसके मीनिंग में। द अटैकर्स ग्रैब्ड हर हेयर बट शी मैनेज टू ब्रेक अवे। अटैकर्स ने उनके बाल पकड़ लिए थे लेकिन शी मैनेज टू ब्रेक अवे मीन्स वो बच निकली वहां से। तो ये एक है। अगला ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन नाउन भी होता है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है फेलियर और एंड ऑफ समथिंग। द ब्रेक डाउन इन सिस्टम। द ब्रेक डाउन मतलब द लगा मतलब नाउन है। यहाँ पे ब्रेक डाउन जो है वो वर्ब के तौर पे हुआ है, फ्रेजल वर्ब। फेल होना, टू बिकम अपसेट और क्राई, रोने के लिए भी आता है ये। और डिवाइड, अलग अलग होने के लिए भी आता है। तो देखिए, डिवाइड होने के लिए ब्रेक अवे भी आता है और ब्रेक डाउन भी आता है। लेकिन ब्रेक डाउन हम यूज करते हैं जब किसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग पीसेज में हम तोड़ते हैं, तो ये ध्यान रखना आप। शी ब्रोक डाउन, ही ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। तो वो बीच में रुक गया स्पीच में। शी ब्रोक डाउन वाइल नरेटिंग हर ऑडियल। ऑडियल का मतलब होता है दुख भरी कहानी, पीड़ा जो भोगी हो किसी ने, तो उसको ऑडियल कहते हैं। तो वो रो पड़ी अपने दुख गाते गाते, तो उसको हम ब्रेक डाउन कहते हैं। ब्रेक डाउन मशीन में भी होता है, द मशीन ब्रोक डाउन इन बिटवीन। ये भी होता है, मशीन फेल हो गई। यू मस्ट ब्रेक डाउन दिस इज कैलकुलेशन इन मेनी पार्ट्स। इस कैलकुलेशन को आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम हमारा जो सिलेबस है दैट हैज बीन ब्रोकन डाउन इन सेवरल पार्ट्स, यू नो, एंड इवन अवर क्वेश्चन पेपर इज इन थ्री, ब्रोकन डाउन इन थ्री पार्ट्स, पार्ट A, B and C. Sorry, unit 1, 2 and 3. Unit 1 and 2 is related to, yeah, part A, B and C. तो आपको आपका जो पेपर 4 है उसको भी दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया गया, यूनिट 1 and 2। सेकेंड यूनिट जिसको हम कहते हैं, जो जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, एंड आपका पेपर है पार्ट A, B and C। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है। अगला आपका जो पार्ट है दैट इज ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक से रुक जाना बीच में। दे ब्रेक ऑफ सडनली, स्टॉप सडनली इन द मिडल ऑफ देयर प्रोसेस। प्रोसेस को बीच में रुक गए। ब्रेक विद का मतलब होता है क्वारल विद, झगड़ा कर लेना किसी ने। वी गेव देम नो कोज टू ब्रेक विद अस। हमने हमें झगड़ा करने का हमने कोई अवसर नहीं दिया। ब्रेक इनटू, एंटर बाय फोर्स। द ब्रगलर्स, ब्रगलर्स होते हैं बच्चों जो दूसरों घरों में इधर उधर तोड़फोड़ करके सामान ले जाते हैं जबरदस्ती घुस के। एंटर्ड बाय फोर्स द हाउस, ब्रॉक इनटू द हाउस, जबरदस्ती घर में घुस गए। उसके बाद इडियम्स है। इडियम्स यहां पे दिया है, टू ईट अ हम्बल पाई मींस टू अपोलोजाइज हम्बली, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टांसेस। तो यील्ड का मतलब यहाँ उपद से नहीं है, आप यील्ड शब्द को है यहाँ पे वर्ब के तौर पे है, जिसका मतलब होता है सरेंडर या गिवन। आप परिस्थितियों के सामने, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब शर्मिंदगी वाली परिस्थितियों में आप सरेंडर कर देते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज ब्रैग, ब्रैग का मतलब घमंड भरी बातें, ही हैड टू ईट हम्बल पाई, उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी, अपोलोजाइज करना पड़ा। टू ईट योर वर्ड्स, ईट योर वर्ड्स का मतलब होता है टू रिट्रैक्ट योर स्टेटमेंट्स, अपनी बातों को वापस लेना। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं वाली बात है यहाँ पे। टेक केयर ऑफ व्हाट यू से, बी केयरफुल, राइट, यू हैव टू ईट योर वर्ड्स। आपको अपने शब्द वापस लेने पड़ सकते हैं। तो रिट्रैक्ट योर स्टेटमेंट का मतलब होता है आप अपना स्टेटमेंट वापस ले रहे हैं। थर्ड, टू मीट समबडी हाफ वे, मतलब आधे रास्ते आप आइए, आधे रास्ते हम आते हैं। लड़ाई लड़ाई माफ करो, बैठ के बात करो। दैट इज द केस, यू नो, टू मीट समबडी हाफ वे
to come to a compromise with somebody, they are not prepared to meet you halfway. वो हमसे कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है. टू मीट ट्रबल हाफवे, समस्या को पहले से ही जाके रोक लेना कि रुको रुको रुको, हम आ रहे हैं भैया, आप कहाँ आ रहे हो, तो पहले से एंटिसिपेट कर लिया कुछ होने वाला है, अंदाजा लगाना. इट इज सिली टू मीट ट्रबल हाफवे. ठीक है, तो किसी भी चीज को एंटिसिपेट करके पहले से उसमें भिड़ना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं है. इट्स सिली. टू पुट समबडी ऑन मेटल, यहां पे मेटल वो वाला, वो मेटल वो अलग होता है. ये मेटल प्रतिभा, नॉट प्रतिभा, आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग हिंदी का उच्चारण गोज हेवायर समटाइम्स, बीइंग मारवाड़ी, हमारी हिंदी का उच्चारण थोड़ा कई बार गड़बड़ हो जाता है. तो मेटल इज धातु, ये मेटल होता है आपका टैलेंट. तो टू पुट समबडी ऑन मेटल का मतलब राउज समबडी टू डू बेस्ट. आप राउज का मतलब होता है किसी को उकसाते हैं, प्रेरित करते हैं कुछ करने के लिए. दिस अनएक्सपेक्टेड न्यू डिफिकल्टी पुट आवर फोर्सेस ऑन द मेटल. हमारी जो सेनाएं हैं उनको उनका बेहतरीन करने के लिए प्रेरित किया है, उकसाया है इस चीज. ये हमारे 5 आज के ईडियम हैं. कॉमन ईडियम्स हैं, बहुत यूज होते हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा. फिर आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. देखो अभी एबीएससी चल रहा है, राइट? ठीक है. हॉर का मतलब होता है फियर, इसी से वर्ड बना है हॉरर, हॉरेंडस, हॉरिफाई, हॉरिफिक, सारे वर्ड. ठीक है, इसी से वर्ड बना अभोर. दूर से ही डरते हैं आप किसी चीज से, घृणा करते हैं, भैया हम नहीं, हमसे दूर रखो. रिगार्ड विद डिसगस्ट एंड हेट्रेड. एब्जेक्ट, जेक्ट का मतलब थ्रो, एब का मतलब सब कुछ दूर उछल के चला गया आपसे, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, आपकी बहुत बुरी स्थिति है, आप दयनीय स्थिति में, एक्सट्रीमली कंटेम्प्टेबल और मिजरेबल विद मिजरेबल तक ही विद फॉली. आगे का पार्ट कट गया है, लेट्स मूव इट अवे. So miserable, miserable होली completely. तो आप विद को बीच में से रिमूव कर देंगे तो मीनिंग क्लियर हो जाएगा. रिमूव विद. abolish, abolish का मतलब होता है डू अवे कंप्लीटली, पूरी तरह से उन्मूलन करना, समाप्त करना, वाइप आउट करना. abolish dowry, abolish this practice, that practice, हम लोग बहुत बार सुनते हैं. तो वन वर्ड का एक खास बात होती है, बड़ी टेक्निकल होते हैं, इनको आप राइटिंग में यूज कर सकते हो एज टेक्निकल वर्ड्स. एबोरिजिनीज, राइट? तो एबोरिजिनीज होते हैं जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ प्लेस होते हैं. एबोरिजिन्स नहीं बोलेंगे, इनको बोलेंगे एबोरिजिनीज. नीज शब्द का प्रयोग आपको प्रोनाउंसिएशन का यूज करना है. एबोरिजिनीज वो होते हैं जो कहीं के मूल निवासी होते हैं. जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिनीज हैं वो बहुत कम बचे हैं ऑस्ट्रेलिया में. अगला वर्ड है एब्रिज. एब्रिज फिर मैंने बोला था बाहर कुछ एक, आप बार बार से आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के ले आते हो, तो दैट इज कॉल्ड एब्रिज. टू शॉर्टन, या रिज, आपको पता है रिज जो बाहर का इलाका होता है, कोर जिसको हम कहते हैं. कोर वैसे इंग्लिश का कोर सेंट्रल होता है, लेकिन बाहर का जो किनारा होता है उसका आप कट कर देते हैं, उसको तो आप किसी चीज को एब्रिज करते हैं, शॉर्टन करते हैं, काट छांट करके आजू बाजू से. दैट्स कॉल्ड एब्रिज. तो ये काट छांट कर देते हैं. यू रिमूव ऑल दी अनवांटेड थिंग्स बाय कटिंग इट डाउन. टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस. तो कोर तो आप रख लेते हैं, बाकी काट देते हैं. हिंदी का कोर और जिसको किनारा कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा था. किनारा जो है तो उसको काट के अलग कर देते हैं. इंग्लिश का कोर का मतलब होता है सेंट्रल. थैंक यू, आज के लिए इतना ही. कल की क्लास में मिलते हैं. आई होप यू फाउंड इट अमेजिंग एंड वंडरफुल. आप थोड़ा सा नोट्स बनाते रहें. इसकी एक्सरसाइज आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिएगा. आई विल प्रोवाइड यू विद. बाकी रब राख, मिलते हैं कल की क्लास में. नमस्कार.